वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से लूसेंट बुक का एक सेशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कवर करेंगे। 50 क्वेश्चन इस सेशन मैंने वन लाइनर लिए हैं जो कि लूसेंट की बुक से लिए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी आवाज़ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा सेशन है। इससे बाहर प्रस्तावना से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ये कहा गया है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कही गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। देखो, जो भारत हमारा है ना, तो इंडिया जो है हमारा वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, इसीलिए क्या बोलते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो जैसा कि हमारा सेशन है किस पर, प्रस्तावना पर ही ध्यान दिया था, क्योंकि यह जो संविधान है उसकी आत्मा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य कैसा है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी किसी एक धर्म के प्रति समर्थन नहीं करता है, वो सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला देश है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो 1921 में किया गया था। एक क्वेश्चन को आप नोट कर लें, बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे उस टाइम पे। तो 296 यानी 296 सदस्य हुआ करते थे। किसी एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम लोग आर्टिकल 32 भी बोलते हैं, उसको क्या कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। संरक्षक का मतलब कि आपकी रक्षा करने वाला, ये है आपका न्यायपालिका को कहा गया है। जैसे आपको जब भी ये लगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वो ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपके यहाँ का कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, आप कहीं पर भी जा करके आप इसकी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, आपकी पूरी सुनवाई की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, संसद की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। तो ये दृढ़ राज्य होता है, इसीलिए एकात्मक पद्धति का इसमें लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बन गया था। तो आप सबको पता होगा 26 नवंबर 1949 को बन गया था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। तो भारत को किस में घोषित किया गया है उसकी प्रस्तावना में, एक प्रभु संपन्न राज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और क्या हुआ, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है भारतीय संविधान में, प्रस्तावना में। ठीक है, आगे बढ़ें। संविधान में सम्मिलित यानी कि संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है। तो भारत को कहा गया है कि ये राज्यों तथा संघ क्षेत्रों का एक परिसंघ कहलाएगा हमारा देश भारत। ठीक है, आगे बढ़ें। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो हमको सबको पता है कहाँ पे, प्रस्तावना में। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो गणतंत्र का जो अर्थ होता है वो मतलब है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। वंशानुगत शासक का मतलब क्या है, यहाँ पे ये लोकतांत्रिक है हमारा भारत देश। जैसे मान लीजिए कि जैसे पहले क्या थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उनके बेटे कौन हो गए, उनके बेटे हुए राहुल गांधी। तो ऐसा नहीं कि राजीव गांधी की डेथ के बाद राहुल गांधी को PM बना दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि एक फिर से चुनाव हुआ और उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा वंशानुगत शासक नहीं है, लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है ही नहीं। तो ये आपका लोक कल्याण जो शब्द है हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। सबको पता होगा, भारत का है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, मैं यही आपको बता दे रहा हूँ, पूछता है आपके एग्जाम में कि
विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान लिखा ही नहीं गया है, मौखिक है? तो आप क्या बताएंगे? ब्रिटेन, यानी यूके का जो संविधान है वो अभी तक लिखा नहीं गया है, ऐसे मुंह जबानी ही चल रहा है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैसा अभी मैंने बताया था वही सेम चीज़, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये चीज़ें कही गई हैं। भारतीय संविधान में समावर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समावर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहाँ से? जैसे संविधान की जब प्रस्तावना खोलोगे तो स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, ऐसे शब्दों से स्टार्टिंग होती है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था? तो 1950 में बन गया था। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना ही क्या होता है? कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राजाध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। जैसे हमारे यहाँ राज्य जितने भी हैं उन सभी का चुनाव नहीं होता, तो उसमें सीएम चूज किए जाते हैं, ये वही चीज़ कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कब? ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक शब्द जोड़ा गया जिसको हम लोग पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, प्रस्तावना में ऐड किया गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? उद्देशिका जो हमारी है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। आगे हम लोग बढ़ें। किस सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य यानी संविधान में शामिल किए गए थे? 1976 में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो एक बार संशोधन किया जा चुका है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था ये सारे परिवर्तन। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव कब दिया गया था? तो 1919 का जो अधिनियम बना और उसमें ऐसा सुझाव दिया गया। संघीय प्रकार के शासक का एक गंभीर दोष क्या है? तो इसमें पृथकता का खतरा होता है, इसलिए इसको एक दोष के रूप में माना गया है। संविधान बनाने के समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? तो समाजवादी जो शब्द था वो शामिल नहीं किया गया। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ें और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से हमने लिया है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का अधिकार। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए। ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसको प्रिंट कराना होता है लूसेंट से, इसलिए ऑप्शन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कोशिश की है मैंने आपको बहुत अच्छा समझाने की, बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक करिएगा। आवाज़ मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, फिर मुझसे गलती हो गई हो तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।